हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 सातवां चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार यानी वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, और फिर सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र की सहायता से देखते हैं, और फिर सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण को कितने भाग में इसे बांट सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें समझना है सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो आप कभी सोचे इस बात को कि हमारे आसपास मिट्टी में, वायु में, जल में, यहां तक कि हमारे हाथ पर, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कुछ ऐसे मतलब अत्यंत छोटे छोटे बहुत से जीव निवास करते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं सामान्यतः हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। यही सूक्ष्म जीव हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी है जो हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन मैक्सिमम सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि सूक्ष्म जीव को टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम अभी बताएं आपको कि वास्तव में हमारे आसपास सजीवों का एक अद्भुत संसार भी है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है, यानी ऐसे जीव जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। यानी सूक्ष्म का मतलब ये होता है अत्यंत छोटा, बहुत छोटा। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म यानी काफी छोटा और असंख्य होते हैं, यानी अनगिनत संख्या में पाए जाते हैं। मतलब ये ग्रुप में पाए जाएंगे और इनकी संख्या काफी अधिक होती है, अनगिनत, लगभग असंख्य होती है। और देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए बहुत से यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख ये हमारा आवर्धक लेंस, यानी आवर्धक लेंस की सहायता से भी अगर हम चाहें तो सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन जनरली आवर्धक लेंस का आविष्कार सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका आविष्कार कुछ वैज्ञानिक पर्पस से किया गया था। कुछ वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका आविष्कार जो है किया गया था, और इसका आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका था। इसका आविष्कार जो है 13वीं शताब्दी में ही किया जा चुका था। 13वीं शताब्दी कहने का मतलब 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच का समय। अब देखिए, इसका आविष्कार किया गया था एक फिलोसफर थे, एक प्रसिद्ध फिलोसफर जिनका नाम था रॉजर बेकन। इनके द्वारा इस मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस का आविष्कार किया गया था। और रियल मायने में देखा जाए तो आवर्धक लेंस में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, और ये एक ऐसा लेंस है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। मतलब उत्तल लेंस में अगर आप वस्तु के करीब, यानी वस्तु के करीब लेंस को रखते हैं तो फिर उसमें उसका मैग्नीफाइंग मतलब इमेज बनेगा। कहने का मतलब होता है ना, जूम करके, बड़ा करके। ये जैसे मार्कर है, इतने, ये कितना मोटा है, अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये काफी मोटा और दिखेगा, यानी इसका बड़ा इमेज मैग्नीफाइंग लेंस में बनेगा। लेकिन जनरली इसका यूज सूक्ष्म जीवों को देखने में नहीं किया जाता, बल्कि कुछ वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, लेकिन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। और इसका मतलब सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने ही 1668, हालांकि ल्यूवेन हॉक से पहले भी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का खोज किया जा चुका था। जैसे रॉबर्ट हुक की हम बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका को देख लिया था, यानी सेल को इन्होंने सबसे पहले देख लिया था। लेकिन 1668 ईस्वी में अपना एक अलग तरीके का माइक्रोस्कोप का निर्माण किया ल्यूवेन हॉक ने। और ये ल्यूवेन हॉक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जीव को देखा। और देखिए, यहाँ पे माइक्रोस्कोप की भी अगर आगे हम बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण माइक्रोस्कोप
और एक होता है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। तो देखिए साधारण माइक्रोस्कोप की सहायता से भी सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है और इससे भी, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो अत्यंत काफी सूक्ष्म होते हैं उसे साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसके लिए इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। साधारण माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है सूक्ष्म जीवों का या किसी भी वस्तु का, वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं बना पाता है जितना ज्यादा इसमें उसका बड़ा इमेज बनता है। इसमें 1000 गुना बड़ा इमेज भी इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में बन सकता है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपको ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ऐसे दूर से देखने पर दिखेगा भी नहीं, और इस छोटे से बिंदु को अगर देखना है तो अगर हम इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो यह बिंदु 1000 गुना बड़ा दिखेगा। तो इस प्रकार मतलब समय समय पे सूक्ष्मदर्शी को और भी अधिक तकनीकी रूप से डेवलप किया गया। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब आइए हम आपको समझाते हैं सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए सूक्ष्म जीवों को जनरली 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शैवाल, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। दूसरा कवक यानी फंगस। तीसरा होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और चौथा होता है प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे आपको इस चारों को बारी बारी से समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं शैवाल के बारे में यानी एल्गी के बारे में। तो देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में जनरली हम इसे काई कहते हैं। आप सुने होंगे काई, बरसात वगैरह के मौसम में दीवार वगैरह पे भी ग्रीन ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है, काई ही होता है जनरली, और उसी को टेक्निकली हम शैवाल बोलते हैं, एल्गी। या जो नमी वाली स्थान होती है जहां पे हमेशा पानी वगैरह लगा रहता है, वहां पे भी इसका उत्पत्ति हो जाता है। तो देखिए ये रियल में है क्या, पौधों की अत्यंत सूक्ष्म यानी काफी सूक्ष्म प्रजाति है, एकदम सूक्ष्म प्रजाति पौधों की है, और इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि इसे देखने पर जड़, पत्ता और तना हमें दिखाई नहीं देता। यानी यह जड़, पत्ता और तना में विभेदित नहीं होता, जड़, तना और पत्ते में डिवाइड नहीं होता है, काफी छोटा होता है। और सोचिए अत्यंत सूक्ष्म है, और चूंकि नमी वाले स्थान पे ही उगता है तो इसलिए इसमें संवहन उत्तक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज इसमें एक जगह से दूसरे जगह में जल या भोजन वगैरह को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, काफी छोटा आकार होता है। और आपको बता दें कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यह क्लोरोफिल जो है एक विशेष प्रकार का प्लास्टिड है, लवक है, जो इसमें पाया जाता है। और जिस पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है वह स्वपोषी होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन खुद से संश्लेषित कर लेते हैं। इसलिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल भी, एल्गी भी स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्लोरेला ये शैवाल का ही उदाहरण है, स्पाइरोगाइरा, नॉस्टॉक, एनाबीना, केल्प, ये सब शैवाल का उदाहरण है। और देखिए इसमें कुछ शैवाल हमारे लिए हानिकारक होगा, कुछ शैवाल हमारे लिए लाभदायक होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ क्लोरेला का, तो क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक बनता है जिसका नाम है क्लोरेलिन। साथ ही साथ जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष पे जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अपने केबिन में क्लोरेला नामक शैवाल उपजाते हैं, बिकॉज इसमें नमी भी पाया जाता है और ऑक्सीजन के लिए भी ये उपयुक्त होता है। यानी इससे ऑक्सीजन भी मिलेगा अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ मात्रा में, और साथ ही साथ इसको मतलब खाने से मतलब कुछ हद तक हमें नमी की आपूर्ति भी हो जाएगी। अब यहाँ नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प की अगर बात करें तो ये ऐसे मतलब ये नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प ये ऐसे शैवाल हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और यह भी काफी लाभदायक होता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कवक के बारे में यानी फंगस के बारे में। तो देखिए इसे आम बोलचाल की भाषा में फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम फफूंद भी कह सकते हैं, या शुद्ध जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें इसको भुअरी कहा जाता है। भुअरी का नाम सुने होंगे, किसी चीज में भुअरी लग जाना या फफूंद लग जाना, वही कवक होता है टेक्निकली। और इसको फंगस बोलता है, फंगस सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल में हम फंगी कह सकते हैं। तो देखिए अगर कवक की बात करें तो यह भी एक प्रकार से पौधे की ही प्रजाति होती है, काफी सूक्ष्म प्रजाति। और यहां अगर देखा जाए
तो आप जनरली दैनिक जीवन में आप अपने देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि हम कपड़े मतलब धोने के लिए पानी में डाल देते हैं डिटर्जेंट के साथ मिलाकर, और उसे हम कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें भी फंगस पड़ गया है। या आप क्या कीजिए कि आटा या मैदा वगैरह गूंद कर और उसे भी कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए, 1-2 दिन तक, तो उसमें भी ऊपर फंगस लग जाएंगे। तो उस जनरली वही कवक कहलाते हैं, यानी फंगस। और ये भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि जड़, पत्ता और तना जो है इसमें भी नहीं होता। और चूंकि यहाँ भी क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके चलते ये हेटेरोट्रॉफी यानी ये जो है परपोषी होते हैं, ये अपने भोजन का संश्लेषण खुद से नहीं कर पाते हैं, शैवाल के जैसे। अब यहाँ शैवाल भोजन का संश्लेषण खुद से कर लेता है, बिकॉज यहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, और यहाँ नहीं पाए जाने के कारण यह संश्लेषण भोजन का खुद से नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कवक जो है ये जनरली पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे स्मट और कीटू, ये ऐसे कवक हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और ये पेनिसिलियम की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार का कवक है, ये इसे एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक बनाई जाती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। और वैसे ही मतलब और भी काफी सारे कवक का एग्जांपल्स है जो हमारे लिए कुछ लाभदायक भी है और कुछ हानिकारक भी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया का। तो देखिए जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, और लेकिन इसका नामकरण जो है एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करता है। अब देखिए बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है छड़ के आकार का होते हैं, छड़ाकार, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ सर्पिलाकार होते हैं, और कुछ कॉमा शेप्ड यानी कॉमा के आकार के होते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख एग्जांपल्स आपके सामने हम रखते हैं, जैसे राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का प्रमुख उदाहरण है। क्लोस्ट्रीडियम, वैसे ही सनमोनेला टाइफी, ये बीमारी उत्पन्न करने वाले, इससे सनमोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे मतलब टाइफाइड नामक बीमारी हमें होती है। वहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये भी एक देखिए यहाँ 4-5 नाम नहीं है बल्कि एक ही नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और इससे क्षय रोग यानी टीबी नामक बीमारी होती है। वहीं अगर हम बात करें, यह भी एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और ये जो लैक्टोबैसिलस है यह मतलब दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है, जो जैसे हम क्या करते हैं जब दही जमाना होता है तो फिर दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, और उस थोड़े से दही में ही चूंकि उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वह पूरे दूध में तेज रिएक्शन करता है और थोड़े ही समय में उस दूध को भी दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण ही पॉसिबल हो पाता है दूध से दही का जमना। अब आइए हम आपको समझाते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, यानी ये क्या होता है। तो देखिए जनरली प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, एक कोशिकीय जीव। इसमें कुछ प्रमुख एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जैसे हम बात करें अमीबा का, तो ये एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, और इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसका आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है, यानी मतलब इसका आकार हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसे इसका शेप नहीं होता है, कभी ये गोलाकार होगा, कभी ये अपने आकृति को इस मतलब आप कैसे भी शेप बना दे वो अमीबा कहला सकता है, बिकॉज इसका आकार निश्चित होता ही नहीं है। पैरामीशियम की बात करें तो यह चप्पल की आकृति का होता है, यानी इसका शेप जो है चप्पल के शेप का होता है। यूग्लिना की बात करें तो यह भी एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ है जो सर्वाधिक लंबी आयु वाला, इसका एज जो है सबसे अधिक होता है, और यह एक ऐसा यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब मल्टीसेलुलर में तो बहुत ज्यादा लंबी आयु के भी जीव है, लेकिन यूनिसेलुलर में यह सर्वाधिक लंबी आयु वाला जीव है जो लगभग 20 वर्षों तक जीवित रह जाता है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों को जनरली हम 4 भाग में बांटे, और ये चारों को समझ लिए, ये शैवाल, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ। लेकिन अब यहां से अलग आप विषाणु का भी नाम सुने होंगे जिसको हम वायरस बोलते हैं, और वायरस को सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में जनरली नहीं रखा जाता है। इसका कारण क्या है, तो आइए वायरस के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं।
तो देखिए, अगर हम वायरस की बात करें और फिर यह सोचें कि आखिर इसे क्यों हम सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, तो देखिए यहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहली चीज कि वायरस एक ऐसा चीज होता है जिसमें मतलब निर्जीव पदार्थ का भी गुण पाया जाता है और जिसमें सजीव पदार्थ का भी गुण पाया जाता है वायरस में। और आपको हम बता दें कि इसमें निर्जीव पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि वायरस जो होता है इसमें सेल स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है कोशिकीय संरचनाएं नहीं पाई जाती है, सेल्स इसमें नहीं होता है। वहीं अगर बात करें हम इसमें कुछ और चीजों का, तो देखिए वायरस में श्वसन यानी रिस्पायरेशन और फिर उत्सर्जन ऐसी जैविक क्रियाएं भी नहीं होती, मतलब श्वसन और उत्सर्जन जैसे जैविक क्रियाएं भी वायरस में संपन्न नहीं होती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वायरस जो है ये निर्जीव होता है, बिकॉज न इसमें सेल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, न इसमें कुछ जैविक क्रियाएं हो रही है, इस मतलब श्वसन और उत्सर्जन टाइप का। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो वायरस में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ ये कौन कौन है, तो देखिए वायरस में हम देखेंगे आरएनए और डीएनए जो है यहां पे मिल जाता है। तो साथ ही साथ वायरस जैसे ही किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी जीवित कोशिका के अंदर जब ये वायरस प्रवेश करते हैं, यानी कहने का मतलब जब ये किसी सजीव पदार्थ के संपर्क में आते हैं तब मतलब इनकी एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, ये अधिक सक्रिय, तब ये अपनी सक्रियता दिखाने लगते हैं, यानी तब ये सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये सजीव पदार्थ के संपर्क में नहीं है तब ये निर्जीव जैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी भी सजीव पदार्थ के संपर्क में आएंगे, किसी जीवित सेल के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये सक्रिय हो जाते हैं। इनकी जो नंबर होती है संख्या, उसमें भी ग्रोथ होने लगता है, यानी ये प्रजनन की प्रोसेस जो है करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें सजीव पदार्थ की भी गुण पाए जा रहे हैं। तो चूंकि इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसे हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए, आपको यहां से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पूछा जाता है कि ये जो विषाणु है इसकी खोजकर्ता कौन है, किसने इसका खोज किया था सबसे पहले। तो हम आपको बता दें 1892 ईस्वी की बात है, जब एक रूसी वैज्ञानिक यानी रूस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोवस्की, इनके द्वारा ही विषाणु का यानी वायरस का खोज किया गया। और कैसे ये वायरस का खोज कर पाए, तो सबसे पहले तंबाकू में एक डिजीज खोजा गया। तंबाकू में एक रोग था जिसका नाम था मोज़ेक रोग। तो ये जो मोज़ेक रोग के बारे में पता लगाया जा रहा था, उसी समय इवानोवस्की ने वायरस का सबसे पहले मतलब खोज किया और इसके बारे में दुनिया को बताया। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएं सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इसे कैसे देखते हैं हम, और साथ ही साथ हम आपको बताएं दैट सूक्ष्मजीवों के वर्गीकरण के बारे में, यानी इसे कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, और उन सारे के बारे में, साथ ही साथ वायरस के बारे में भी समझे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम डीप में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मजीवों को देखने वाली जो यंत्र है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप जनरली कैसे कार्य करता है, उसमें उसकी कौन कौन सी संरचनाएं होती है, किस प्रकार से वह छोटे से वस्तुओं को बड़ा इमेज बनाने में सहायक होता है, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।